हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र राज्य संबंध। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध का जो आधार है वो 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो पहले हम ये देखेंगे कि आखिर 1935 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंध को, मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया था वो किस आधार पर किया गया था। तो देखिए, तो 1935 में भारत शासन अधिनियम में 3 सूचियां बनाई गई थी, ठीक है। और इस 3 सूचियों के माध्यम से क्या किया गया था, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। जो 3 सूचियां हैं वो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देखो, संघ सूची में क्या था, संघ सरकार कानून बनाएगी। तो संघ सूची में जो विषय थे उस पे संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार था। राज्य सूची में जो विषय थे उसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची में जो भी विषय होंगे उसमें संघ और राज्य दोनों क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। साथ ही 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, अवशिष्ट विषयों पे जो कानून बनाने का अधिकार था वो था गवर्नर जनरल के पास, ठीक है। अब वर्तमान में क्या किया गया है, आधार तो यही है पर इसमें थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। तो वर्तमान की स्थिति को देख लेते हैं। तो वर्तमान में देखो, वर्तमान में क्या है कि अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है। मतलब अवशिष्ट विषय जिसके बारे में हर चीज़ तो संविधान में नहीं लिखा जा सकता, तो क्या किया गया, जब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें विषय डाल दिए गए कि हाँ इस विषय पे संघ का कानून बनाएगा, इसमें राज्य बनाएगा और इसमें दोनों बनाएंगे। तो कुछ ऐसे विषय होते जो छूट जाते हैं, तो वही क्या हो गया, अवशिष्ट विषय हो गए। तो अब क्या है कि अवशिष्ट विषय पे अब जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है, केंद्र बनाती है हमारी। तो आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि भारत संघीय शासन में केंद्र क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है राज्य से, ठीक है। तो ये सब, तो इसलिए क्या है कि केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। अब वर्तमान स्थिति में हम देखेंगे कि शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया। तो वर्तमान स्थिति में 7वीं अनुसूची को हम देखते हैं। 7वीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन की बात करता है, आर्टिकल 246। तो 7वीं अनुसूची में भी 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। और इसमें भी क्या किया गया है, संघ सूची पर संघ सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। तो संघ सूची में 97 लिस्ट है, इसमें 97 सूची है। लेकिन याद रखिएगा, एक सूची में बहुत सारे विषय हैं, एक सूची में कई विषय हो सकते हैं, ठीक है। राज्य सूची में टोटल कितनी सूचियां हैं, तो 66, और समवर्ती सूची में 47 हैं। अभी बारी बारी से हम इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। अब देखो, तो वर्तमान में क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया यहाँ पे 3 सूचियों के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच। जैसे कि संघ सूची के अंतर्गत जो विषय डाले गए हैं, जैसे रक्षा हो गया, परिवहन हो गया, रेलवे हो गया, फिर से एयरपोर्ट हो गया, तो इन सब की नागरिकता हो गई, तो इन सब युद्ध हो गया, तो इन सब के विषय में कौन बनाएगा कानून, तो हमारी संघ सरकार बनाएगी। अब राज्य को क्या दिया गया, राज्य को दिया गया कि आप कारावास देखिए, पुलिस देखिए, कृषि देखिए, पशुपालन देखिए, तो इन भूमि को देखिए, तो इन सब जो विषय है इस पे कौन कानून बनाएगा, तो हमारी राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची में बोला गया कि विवाह, तलाक, शिक्षा, दीवानी मामले हो गए, विद्युत हो गया, प्रेस हो गया, तो इन पे कौन कानून बनाएगा, तो राज्य भी बना सकती है और संघ भी बना सकती है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब शक्तियों का विभाजन कर दिया गया तो दूसरा एक और विभाजन किया गया, शक्तियों का भौगोलिक विभाजन। तो भाई प्रश्न ये उठता है कि जब यहाँ पर विषय बांट ही दिए गए हैं संघ राज्य के बीच में, तो भौगोलिक विभाजन क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, अब रेलवे है, रेलवे का विषय, रेलवे किसका विषय है, संघ का विषय है, तो रेलवे संघ का विषय है। लेकिन रेलवे किसी ना किसी तो राज्य में ही होगी, रेलवे संघ का विषय है पर ये किसी ना किसी राज्य में होगी, ठीक है। एयरपोर्ट संघ का विषय है पर ये किसी ना किसी राज्य में होगी। तो अब क्या है कि राज्य को क्या अधिकार है, राज्य को अधिकार है वो राज्य के अंतर्गत, जैसे कि भूमि हो गया, राज्य की भूमि हो गई, कृषि, पशुपालन, इन सब पे राज्य क्या करेगी, राज्य कानून बनाती है। तो राज्य तो ये बोलेगी कि भाई ये तो मेरा भौगोलिक क्षेत्र है, तो इसमें संघ क्यों कानून बनाए, ठीक है। तो इसमें विवाद उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि रेलवे पे कानून तो संघ बनाएगी,
ठीक है। लेकिन रेलवे किसी ना किसी राज्य में तो होगा, तो राज्य ये तो बोल सकता है कि हमारे भौगोलिक क्षेत्र में है, तो हम इस कानून को नहीं मानेंगे। तो इसलिए क्या किया गया है, शक्तियों का भौगोलिक विभाजन भी किया गया है, और ये आर्टिकल 245 में, ठीक है। तो यहाँ शक्तियों के विभाजन में हम 2 आर्टिकल देख रहे हैं, एक 246, एक 245। तो 245 में भौगोलिक विभाजन की बात की गई है, और यहाँ पर 3 सूचियों की बात की गई है आर्टिकल 246 में, जहाँ पे शक्तियों का विभाजन किया गया। यहाँ पे विषय बांट दिए गए हैं संघ और राज्य के बीच, और यहाँ पे भौगोलिक विभाजन करते हुए ये कहा जा रहा है कि देखो, संसद मतलब जो भी संघ केंद्र सरकार है हमारी, तो संसद द्वारा निर्मित विधि समूचे देश के भौगोलिक क्षेत्रों में लागू होगी। मतलब कि अगर संसद कोई विधि बना रहा है तो उसको राज्य सरकार ये नहीं बोल सकती कि ये हमारे भौगोलिक क्षेत्र में आ रहा है, वो पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र में लागू होगी। और राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा जो निर्मित करेगा विधि, वो केवल राज्य में, जैसे कि देखो झारखंड का राज्य विधानमंडल जो विधि लागू करेगा वो झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में लागू होगा, उत्तर प्रदेश का अपना, बिहार का अपना, तो अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में लागू होंगे, सिर्फ उस राज्य में, केवल उस राज्य में, ठीक है। लेकिन अगर संसद बनाती है तो वो पूरे देश पर लागू होगा, पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र पर लागू होगा। तीसरा क्या है कि भारतीय संसद को, जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र की हम बात करें, भौगोलिक विभाजन की बात करें, तो यहाँ पे तो क्लियर कर दिया गया कि देखो रेलवे क्या है, संघ का विषय है, लेकिन रेलवे है कहाँ, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में। लेकिन अगर संघ बनाती है उस पर विधि तो राज्य रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि संघ द्वारा बनाई गई विधि समूचे देश के भौगोलिक क्षेत्र पर लागू होगी। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संसद के पास क्षेत्रातीत शक्ति है। देखो क्षेत्रातीत शक्ति का मतलब क्या हुआ, देखो क्षेत्रातीत शक्ति का मतलब ये हुआ कि जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं तो उनके लिए भी विधि कौन बनाएगी, तो हमारी संसद बनाएगी। उसमें क्या हो गया, टैक्स से रिलेटेड जो विधि हो गई, फिर वोटिंग राइट्स हो गया, ठीक है। नागरिकता से तो बताया ही था मैंने कि नागरिकता का भी अधिकार किसको है, संघ सूची को है। तो जो अब कहने का मतलब है कि मान लो कि कोई भारतीय विदेश में रह रहा है तो विदेश वहाँ का रूल एंड रेगुलेशन वो फॉलो करे, ठीक है, लेकिन भारत में उसके लिए जो विधि बनाई जाएगी वो कौन बनाएगा, तो वो बनाएगी हमारी संघ सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार। तो ये ओवरऑल हो गया, जहाँ पर मैं बता रही हूँ कि शक्तियों का विभाजन 2 तरीके से किया जा रहा है, एक सूची के अंतर्गत, ठीक है, जहाँ पर विषय बांट दिए गए हैं। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि शक्तियों का भौगोलिक विभाजन भी होगा। तो भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत ये क्लियर कर दिया जा रहा है कि राज्य किसी भी ये संघ द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत ये नहीं बोल सकती कि ये मेरे भौगोलिक क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। संघ द्वारा बनाई गई विधि पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र पर लागू होगी। और यहाँ पे आपको क्लियर फिर पता चल रहा है कि ज़्यादा शक्ति हमें हमारे संविधान ने ज़्यादा शक्ति किसको दी है, तो संघ को दे के रखी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान में जो भारतीय संघीय शासन व्यवस्था है वो कहाँ से प्रभावित है, तो कनाडा के सरकार से। तो हमारे यहाँ संघ राज्य से थोड़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब सारे विषय को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनको पहले हम अलग अलग करके डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब संघ सूची के बारे में। तो संघ सूची और राज्य सूची के बारे में पहले अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो संघ सूची, तो संघ सूची में जो विषय हैं वो कैसे विषय हैं, तो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, राष्ट्र से रिलेटेड, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय हैं वो किस में डाले गए हैं, संघ सूची में डाले गए हैं। और इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है बच्चों, वो किसको दिया गया है, तो कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, ठीक है। और मैंने बताया था कि 97 इसमें क्या है, सूचियां हैं, और एक सूची में अनेक विषय हो सकते हैं। और वो विषय जो है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट विषय मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि हो गया रक्षा, सशस्त्र सेनाएं, परमाणु ऊर्जा, विदेश से संबंधित जो भी होगा, शांति, नागरिकता, युद्ध, रेलवे, जहाज परिवहन, वायु यातायात मतलब कि एयरपोर्ट, डाक एवं तार संचार, मुद्रा, बैंकिंग भी है, विदेश व्यापार, अंतर्राज्यीय वाणिज्य एवं व्यापार, बैंकिंग व्यवस्था एटसेट्रा,
ठीक है। अब राज्य सूची, तो राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य को होता है, और ये इसमें कैसे महत्व के विषय होते हैं, तो स्थानीय महत्व से रिलेटेड जो विषय हैं उनका उल्लेख होता है राज्य सूची में। और संघ सूची में अगर कोई डिफरेंस पूछेगा तो बता सकते हो कि संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, ठीक है। अब इसमें कितनी सूचियां हैं, तो इसमें 66 है। इसमें भी एक सूची में अनेक विषय हो सकते हैं, ठीक है। तो अनेक विषय में आखिर क्या क्या है, जैसे कानून व्यवस्था हो गया, पुलिस, कारागार, स्थानीय सरकार हो गई वहाँ की, जन स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, कृषि एवं पशुपालन, सिंचाई एवं जल, भूमि अधिकार, जंगल, मत्स्यन, भूमि एक्सेट्रा। अब देखो समवर्ती सूची और न्यायपालिका ने आखिर तीनों सूचियों के बारे में क्या व्याख्या की है, हम उसको देखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, समवर्ती सूची और न्यायपालिका के द्वारा दी गई व्याख्या को देख लेते हैं। तो समवर्ती सूची का जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, लोक नीति में लचीलापन लाना और साथ ही स्थानीय प्रयासों को बढ़ावा देना। तो ये राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा कैसे देता है, तो राष्ट्रीय एकीकरण को इस प्रकार बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें जो भी विषय है उसमें केंद्र और राज्य दोनों एक साथ क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, मतलब दोनों कानून बना सकती है। इसमें जो विषय होंगे उस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी, और जो विषय होंगे वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए बराबर इम्पोर्टेंस रखेंगे, ठीक है। 47 सूचियां हैं इसमें, और एक सूची में अनेक विषय हो सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य विषय है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है वो है विवाह एवं तलाक, शिक्षा अनुबंध, दीवानी प्रक्रिया, न्यायालय की अवमानना, दवा एवं रसायन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन और श्रम कल्याण, विद्युत, न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग प्रेस और स्टैम्प ड्यूटी एटसेट्रा। अब देखो इतने सारे जो विषय हैं जो इम्पोर्टेंस थे मैंने यहाँ पे लिखा। अब क्या है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 विषय और जोड़े गए हैं, और वो 3 विषय क्या है उसको याद रखिएगा, शिक्षा, बाट एवं मापतौल और वन्य जीव। पहला शिक्षा, वन्य जीव, बाट एवं मापतौल, ये 3 विषय इसमें कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। अब इसमें 2 और मुख्य बातें ये हैं कि देखिए राज्य सूची के जो विषय हैं, जैसे राज्य सूची में क्या था, कृषि, पशुपालन, भूमि, तो राज्य सूची के अगर विषय को हम हस्तांतरित कर देंगे समवर्ती सूची में तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, केंद्र सरकार की शक्तियाँ बढ़ेंगी। कैसे शक्तियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि राज्य सूची के विषय को जैसे ही हम समवर्ती सूची में हस्तांतरित करते हैं तो समवर्ती सूची के विषय में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकती है, दोनों को अधिकार है। तो संघ सरकार को भी क्या हो जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। राज्य के जो विषय को जैसे ही हम राज्य के विषय को जैसे ही हस्तांतरित कर देंगे समवर्ती सूची में तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को भी मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, संघ की शक्तियां बढ़ेंगी, संघ सरकार की शक्तियों में वृद्धि होगा। कब वृद्धि होगा, जब राज्य सूची के विषय को हम समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर देंगे। दूसरा जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है समवर्ती सूची में, लेकिन संघ सरकार अगर कानून बनाती है तो इम्पोर्टेंस किसको दिया जाता है, संघ सरकार को ही, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि देखो संघ सरकार अगर किसी भी विषय पर कानून बना रही है समवर्ती सूची के अंतर्गत तो वो राज्य सरकार से परामर्श लेगी। आखिर क्यों लेगी, कि देखिए समवर्ती सूची में शिक्षा है, ठीक है। अब शिक्षा पे संघ सरकार कोई कानून लाती है, कोई शिक्षा पे अधिनियम पारित करती है तो वो राज्य सरकार से परामर्श लेगी। अब परामर्श इसलिए लेगी क्योंकि देखो शिक्षा, तो शिक्षा कहाँ दिया जाता है, विद्यालय, विश्वविद्यालय में, और ये कहाँ होते, किसी राज्य में ही होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि संघ सरकार ने कोई कानून बनाया तो केंद्र ने कानून बनाया तो केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय में ही लागू होगा, ऐसा तो नहीं है। वो शिक्षा का अधिकार तो सबके लिए होगा, तो राज्य क्या करेगी, उस शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिनियम लागू कराने के लिए राज्य भी तो आर्थिक खर्च उठाएगी, राज्य के विद्यालय विश्वविद्यालय में भी तो वो लागू होगा, तो राज्य भी तो आर्थिक खर्च उठाएगी। इसलिए क्या है कि जब भी समवर्ती
समवर्ती सूची पर विधि निर्माण करने से पहले संघ सरकार राज्य सरकार से परामर्श लेगी, क्योंकि राज्य सरकार पे भी इसका प्रभाव पड़ता है इसलिए। अब हम देखते हैं न्यायालय के द्वारा सूचियों की व्याख्या, न्यायपालिका के द्वारा सूचियों की व्याख्या। तो बच्चों आपको मैंने बताया है कि जहाँ पर विवाद होता है, जहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है, न्यायपालिका क्या करती है, वहीं पर व्याख्या करती है। तो आखिर जब विभाजन कर दिया गया, राज्य और केंद्र के बीच विषय का विभाजन कर दिया गया है, सूचियाँ बांट दी गई हैं, विषय वस्तु अलग कर दिए गए हैं, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, तो आखिर विवाद उत्पन्न क्यों हुआ? तो देखो बच्चों, विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ कि जो तीनों सूचियों में विषय है ना, उनमें आपस में दोहराव है। तो कैसे दोहराव है? फॉर एग्जाम्पल देखो जल किसका विषय है? तो जल है राज्य सूची का विषय, ठीक है, राज्य का विषय है। तो इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। अब जल प्रबंधन जो है, अब जल विषय हो गया राज्य सरकार का, लेकिन जल प्रबंधन समवर्ती सूची में है। तो जब समवर्ती सूची में है बच्चों, तो जल प्रबंधन पे संघ भी कानून बनाएगी और राज्य भी कानून बनाएगी, क्योंकि समवर्ती सूची के विषय पे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो अब विवाद यहीं पर होगा। क्यों? क्योंकि जल का विषय जो है उसमें दोहराव हो गया, क्योंकि जल का विषय राज्य सरकार को तो दे दिया गया, पर प्रबंधन का विषय किसे दे दिया गया? समवर्ती सूची में, जहाँ पे राज्य और संघ दोनों ही कानून बनाएंगे। तो अब ऐसे मामलों में क्या होगा, आपस में क्या होगा, जब विधि निर्माण होगा तो विधि निर्माण के समय राज्य और संघ के बीच विवाद होगा, ठीक है। तो राज्य और संघ के बीच जब विवाद उत्पन्न होगा तो ये विवाद को सॉल्व कौन करेगा, समाधान हमेशा कौन करेगी? तो समाधान करती है हमारी न्यायपालिका। तो उच्चतम न्यायालय समाधान करेगी। तो उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या करते हुए क्या किया, समाधान करते हुए, समाधान निकालते हुए दो सिद्धांत दिए। तो जो दो सिद्धांत है उसमें पहला सिद्धांत है सारतत्व का सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस, ठीक है, और दूसरा सिद्धांत है आभासी विधायन, डॉक्ट्रिन ऑफ टॉलरेबल लेजिस्लेशन। तो देखो, सरतत्व का सिद्धांत आखिर कैसा सिद्धांत है? तो न्यायपालिका का यहाँ पर ये कहना है कि देखो, न्यायपालिका क्या करेगी, विधि के अंतर्गत जो विषय वस्तु है उस पर ध्यान देगी। न्यायपालिका किसी शीर्षक पर ध्यान नहीं देगी। जब विवाद उत्पन्न होंगे इस प्रकार के, तो न्यायपालिका शीर्षक पर ध्यान नहीं देगी, जो विधि के अंतर विषय वस्तु है उस पर वो ध्यान देगी, ठीक है, उस विषय पर ध्यान देगी। अब क्या है, आभासी विधायन में न्यायपालिका ये बोल रही है कि देखो, लड़ने झगड़ने का कोई मतलब नहीं है। विभाजन जब कर दिया गया है दोनों के बीच, तो कोई भी किसी भी एक विषय, जैसे कि दोनों सरकार के बीच विषय को बांट दिया गया है, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, तो अब दोनों सरकार एक दूसरे के विषय पर परोक्ष रूप से विधि का निर्माण नहीं करेगी, और अगर वो ऐसा करती है तो उसे क्या बोला जाएगा, आभासी विधायन का सिद्धांत। तो बच्चों, हमने भाग 11 में क्या पढ़ा? तो हमने भाग 11 में पढ़ा केंद्र और राज्य के संबंध का उल्लेख है, जिसको 7वीं अनुसूची के अध्याय के साथ जोड़कर पढ़ते हैं, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के संबंध को 7वीं अनुसूची के साथ जोड़ा जाता है, जहां पर शक्तियों के विभाजन की बात है। तो शक्तियों का विभाजन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, ठीक है, वित्तीय, प्रशासनिक और विधायी। विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, ये 3 प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया जाता है, क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच जो शक्तियाँ बांटी गई हैं, तो जो शक्तियों का विभाजन है उसका आधार क्या है, प्रशासनिक, वित्तीय और विधायी, ठीक है। तो इसके बारे में आज मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, कल डिटेल से बताऊंगी। तो जो विधायी, जैसे देखिए, राज्य और केंद्र के बीच विषय बांट दिए गए, तो अब राज्य की जो विषय है उस, अगर वित्तीय हम आधार की बात करें, वित्तीय संबंध की, हम पहले वित्तीय संबंध को समझते हैं। वित्तीय संबंध की बात करें तो देखो, राज्य और केंद्र के बीच क्या किया गया, विषय बांट दिया गया है। तो राज्य के अंतर्गत जो विषय है उस पर टैक्स कौन लगाएगा, राज्य लगाएगा, टैक्स आरोपित करेगी, टैक्स वसूलेगी, और उस टैक्स के पैसे का उपयोग भी राज्य करेगी। केंद्र के अंतर्गत जो विषय है उस पर टैक्स कौन लगाएगा, केंद्र सरकार लगाएगी, और केंद्र सरकार टैक्स वसूलेगी भी और उसका उपयोग भी करेगी। तो ये हो गया वित्तीय संबंध। प्रशासनिक संबंध में क्या है कि राज्य और केंद्र, तो राज्य के अंतर्गत जो विषय है उसका प्रशासन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी करेंगे।
जैसे कि पीसीएस ऑफिसर हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गए। और केंद्र सरकार के विषय वस्तु का प्रशासन कौन करेगा, तो केंद्र के प्रशासनिक अधिकारी करेंगे, ठीक है। आईएएस ऑफिसर हो गए, सेना हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब विधायी संबंध, तो राज्य के अंतर्गत जो विषय वस्तु दिए गए हैं उस पर विधि संसद बनाएगी, और केंद्र के अंतर्गत जो विषय वस्तु दिए गए हैं उस पर विधि संसद बनाएगी, और राज्य के अंतर्गत जो विषय वस्तु दिए गए हैं उस पर विधि कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा समझाया है, कल हम इसी को डिटेल से पढ़ेंगे कल की क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलते हैं कल की क्लास में।